Good morning, student. Welcome back. Chapter 5, The Age of Industrialization. Now we are continue the third content, industrialization in the colonies. Colonies का मतलब यहाँ पर as you know that East India Company came to India for trade, and for long time India have to be face colonial period. So we have to be discussion about the industrialization in Indian context. तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो इंडस्ट्री है उसका इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ. ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इन इंडियन कंटेक्स्ट इन विच वी हैव स्टडी अबाउट. सो बी केयरफुल एंड सो अटेंटिव. Industrialization. Let us look more to the India and how a colony industrialized. Once again, we look not only factory industry but at the non-machinized sector. We limit our डिस्कशन प्राइमरी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट किया, और हम लोग यहाँ पर जानेंगे मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में. सबसे पहले प्राथमिक तौर पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. तो देखिए यहाँ से शुरू होता है चैप्टर हमारा द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. Before the age of machine industry, silk and cotton goods from India dominated the international market in textile. Coarser cotton were produced in many countries. कहते हैं कि बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन इंडस्ट्री के आने से पहले सिल्क और जो कॉटन का सामान है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए. कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट दी फाइन कॉटन ऑफन कम्स फ्रॉम इंडिया. कहते हैं कि वैसे तो जो घटिया कोर्सर कॉटन का मतलब है जो हल्का कॉटन होता था वो प्रोड्यूस बहुत सारे कंट्री करते थे, लेकिन सबसे अच्छी कंपनी का अगर कॉटन या सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कॉटन की हम लोग बात करें वो इंडिया से ही इंटरनेशनल मार्केट में जाता था. अमेरिका एंड पर्शियन मर्चेंट टूक दी गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान. कहते हैं कि जनरली अगर हम बात करें अगर हम बात करें अरेमीनियन और पर्शियन मर्चेंट, कहते कि जो अरेमीनियन और पर्शियन मर्चेंट थे वो क्या करते थे, जनरली जो टेक्सटाइल होता था हमारा पंजाब से लेकर वो अफगानिस्तान जाते थे, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि यहां तक ये टेक्सटाइल को लेकर जाते थे. बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरिड कैमल बैक टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू माउंटेन पासिस एंड क्रॉस डेजर्ट. कहते कि कई बार तो क्या करते थे कि जो टेक्सटाइल होता था उसके जो गट्ठे होते थे उनको लेकर ऊंट की जो पीठ होती है उसके ऊपर लाद कर उन्हें, यानी कि जो हमारी फ्रंटियर है नॉर्थन फ्रंटियर है उनको भी पार किया जाता था. माउंटेन पासिस यानी कि जो दर्रा पहाड़ी रास्ता होता था उसको पार करके भी ये जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर. ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन pre-colonial port. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and Red Sea port. Machilipatnam on Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade link with the Southeast Asian port. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, कहते हैं कि जो सूरत है गुजरात कोस्ट में कनेक्टेड इंडिया, वो इंडिया को कनेक्ट करती थी. सूरत क्या एक सी पोर्ट है, सबसे इंपोर्टेंट सी पोर्ट हुआ करती थी जो गल्फ कंट्री के साथ, और रेड सी पोर्ट के साथ हमें कनेक्ट करती है. मछलीपट्टनम ऑन दी कोरामंडल कोस्ट, और कोरामंडल कोस्ट कहाँ पर है, सॉरी मछलीपट्टनम जो सी पोर्ट है वो कहाँ पर है, कोरामंडल कोस्ट में. एंड हुगली इन बंगाल, और हुगली जो पोर्ट है हमारी वो बंगाल में है. ट्रेड लिंक विद दी साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट, कहते हैं कि वो हमारे व्यापारिक संबंधों को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ जोड़ने का काम करती थी. ए वेराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर वर इन्वॉल्व इन दी नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंशिंग प्रोडक्शन कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर. कहते हैं कि बहुत सारे जो इंडियन व्यापारी थे वो भी एक तरह से बैंकर की तरह काम करते थे. जो एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसमें वो एक तरह से प्रोडक्शन में वस्तुओं को लाने ले जाने में सप्लाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे. सप्लाई मर्चेंट लिंक दी पोर्ट डाउन टू इनलैंड रीजन, दे गेव एडवांस टू दी वीवर प्रोड्यूस वुवन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेज. कहते हैं कि जनरली क्या था, ये जो ट्रेडर थे इंडियन जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, जो प्रोडक्शन होता था प्रोडक्शन को लेकर आते थे यहाँ तक कि वो पोर्ट से इनलैंड तक ले जाने का काम करते थे. जो गांव में वर्कर्स रहते थे उनको एडवांस पैसे देते थे और उनसे माल तैयार करा के सप्लाई कराया जाता था उनके द्वारा. एट दी पोर्ट द बिग शिपर एंड दी एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोक विद नेगोटिएट द पीस द प्राइस and bought goods from the supply merchant operating inland. By 1750 this network controlled by the Indian merchants was breaking down. कहते कि जो 1750 तक ये जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, कहते कि 1750 तक आते आते ये जो नेटवर्क था वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है. द यूरोपियन कंपनी ग्रेजुअली गेन पावर, फर्स्ट securing variety of concession from local court then the monopoly right to the trade. कहते हैं कि जो यूरोपियन कंपनीज की अगर हम बात करें
ग्रेजुअली गेन पावर, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होती चलेगी। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की, मेनली ट्रेड के लिए वो आई थी, लेकिन क्या बाद में वो अपनी ट्रेड के ऊपर मोनोपोली का अधिकार होता है, एकाधिकार कर लेना। दिस रिजल्टिंग इन डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। कहते कि इस कारण से जो बंदरगाह थी हमारी, सूरत बंदरगाह थी और हुगली बंदरगाह थी, उसकी जो इंपोर्टेंस है वो बिल्कुल कम होने लग जाती है, जहां से हमारे लोकल मर्चेंट अपना व्यापार ऑपरेट करते थे। एक्सपोर्ट फ्रॉम these port fell dramatically, that the credit that had been financed the earlier trade began ड्राइंग अप एंड लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकक्रप्ट। कहते कि धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि ज्यादा क्रेडिट हो गया इनके ऊपर, ज्यादा यानी कि कर्ज हो गया जो इन्होंने मर्चेंट्स ने लिया हुआ था, और धीरे धीरे क्या होता है, लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकक्रप्ट, और धीरे धीरे जो लोकल बैंकर थे वो दिवालिया हो गए। इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th century द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड passes through Surat had been Rs 16 million, by 1740 had slumped to Rs 3 million। कहते कि अगर हम बात करें, देखिए ट्रेड में कितनी गिरावट आती है एकदम से। सूरत में जो ट्रेड होता था वो कितने का होता था, 16 मिलियन का, लेकिन बाय 1740s इट हैड स्लम्प टू Rs 3 मिलियन। कहते कि लेकिन 73 के आते आते इसमें मतलब काफी गिरावट आई, ये मात्र कितना रह गया, 3 मिलियन। देखो कितना सारी 16 मिलियन था, लेकिन ये 1740 तक आते आते कितना हो गया, 3 मिलियन। वाइल्ड सूरत एंड हुगली डीके, कहते कि जब सूरत और हुगली जो बंदरगाह थी हमारी, उसकी इंपोर्टेंस कम होने लगी, बॉम्बे एंड कोलकाता ग्रू, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि सूरत और हुगली बंदरगाह की इंपोर्टेंस कम होने लगी, समाप्त होने लगी है, तो बॉम्बे और कोलकाता की इंपोर्टेंस बढ़ने लगी। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ colonial power. Trade colony new ports come to be controlled by the European company and was carried to European ship. While many of the old trading house collapsed, those wanted to survive had now operating within network shaped the European trading companies। कहते कि जो यूरोपियन कंपनीज थी धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाती है और वो पूरे के पूरे व्यापार पर अपना कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू बी स्टडी इन इंडियन कंटेक्स्ट, दैट वी हैव स्टडी अबाउट दी सूरत और जो बंदरगाह हमारी हुगली की इंपोर्टेंस कम होने लग जाती है, और उसके बाद जो पोर्ट थी जैसे बॉम्बे है, कोलकाता, इनकी जो इंपोर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। तो दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू बी डिस्कस। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, यानी कि जो वीवर्स थे, जुलाहे थे, जुलाहों का क्या हुआ। व्हाट हैपन टू दी वीवर्स, यानी कि जो उस समय पर जुलाहे थे, जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एक बहुत ही पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस समय पर जो एक तरह से वीविंग का काम करते थे जो वीवर्स थे, वीवर्स के साथ क्या हुआ, जुलाहों का क्या रहा उस समय पर।